शादीशुदा लगती नहीं हो, यहाँ ये सब नहीं चलता। मतलब यहाँ की औरतें बाहर सिगरेट नहीं पीते। यहाँ की औरतें बहुत कुछ नहीं करती जो मैं करती हूँ। और तू अपने से दुगनी उम्र के रंडियों के साथ डोलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। जिस गंदे नाली से आई है ना, उस वहां पे जाके सड़। यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। यार तेरे मुंह से कभी सुना नहीं मैंने ये। हाँ पर अब बोल रही हूँ। वो रंडी तेरा दिमाग खराब करके चली गई। क्यों ढूंढ रही है? क्या किया इसके साथ? हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आपको मेरे शो ओपन टॉक में बहुत बहुत वेलकम। आज हमारे साथ एक और बहुत ही नुमाया, बहुत ही जबरदस्त किस्म के मेहमान मौजूद हैं। इनका नाम है दीप्ति चावला। आजकल इनका नाम आप हर जगह सुनेंगे क्योंकि इनकी एक फिल्म जो है वो हिस्ट्री बना रही है और जिसपे ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पे इनका रोल है उसमें। तो द फिल्म इज द शेमलेस, जिसको बेस्ट एक्ट्रेस में द कैन्स अवार्ड मिला है और ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन एक्टर को कैन्स पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हो। तो हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत सारी फन फैक्ट्स भी इनसे मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चलूं कि दीप्ति जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। तो चलें मजीद टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। वेलकम टू द शो दीप्ति, हाउ आर यू? Very good. Thank you, Sal. Thank you so much for having me. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ लाई और अपने हमने बहुत दफ़ा कैंसिल भी किया, कुछ आगे पीछे भी हो गया, तो उसके लिए भी उसको बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जल्दी से बताइए जरा शेमलेस की क्या कहानी है? शेमलेस एक्चुअली एक LGBTQ स्पेस में थ्रिलर है। बहुत कम ऐसा देखने मिलता है वेयर protagonist can be a person who can commit a crime and is on the run, और उसको on the go उसके साथ क्या क्या होता है and how you know she falls in love, you know, a love to die for really, and बहुत ही intriguing story थी और subject बहुत ही interesting था। और जब जिस स्टेज पे हम लोग एंटर हुए, एडिट थोड़ा बहुत हो चुका था, तो फिल्म देखने लायक दिख रही थी कि क्या स्टोरी है क्या नहीं है। right. और उस समय बहुत मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि नथिंग इज लेफ्ट टू गेसिंग और आप देख सकते हो कि क्या होने क्या वाला है। द सिनेमेटोग्राफी वाज फिनोमिनल। एडिट स्टाइल बहुत डिफरेंट था। एक बाहर के आदमी ने हिंदी भाषा में फिल्म बना डाली और वो सारी की सारी जो कास्ट है वो भारतीय है और शूट भी कर दी। और अभी तक कोई इंडियन प्रोड्यूसर नहीं है ऑन बोर्ड, तो मुझे फिल्म को घर लाना था। और यही मेरी यू नो जो थी थोड़ी सी स्ट्रगल थी कि यू नो कैसे करेंगे एंड हाउ विल इट फेयर, व्हाट विल इट बी लाइक, कैसा रिसेप्शन होगा, एंड नथिंग बीट्स द यू नो फेस्टिवल ऑडियंस। तो जब ऑन बोर्ड हुए, जब सब हुआ, अनाउंसमेंट हुआ 11 अप्रैल को कि ये फिल्म कैन के अनसर्टेन रिगार्ड में जाएगी, तो मैं आपको बता दूं साल कि एक फिल्म का उस कैटेगरी में भी जाना, मेन कंपटीशन नहीं है ये, लेकिन उस कैटेगरी सेक्शन में जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, यस। सो अपने पर्सपेक्टिव से ये कहना चाहूंगी कि बड़ी खुशी हुई कि बिलीव किया और यू नो एकदम से इतनी बड़ी ओपनिंग मिल गई। तो आगे तो सब अच्छा ही होगा ये सोच ही लिया था कि यू नो अब तो सब अच्छा होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देगी कि पहली एक्टर यू नो जो एक्टर एक्ट्रेस जो भी बोले आप, कि कैन में कितनी प्रेजेंस रही है इंडिया की, मतलब कितने सालों का इतिहास रहा है कि लोगों की फिल्म में बड़े बड़े एक्टर्स, चाहे वो जूरी में हो या फिर यू नो
दूसरों के इनवाइटीज हो, ब्रांड्स लेके जाते हैं लोग, लेकिन अपने किसी एक्टर को अभी तक वो ऐसी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, और वो इस फिल्म की वजह से मिलेगी ये सोचा नहीं था। और हमारी तो एक इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया इतनी छा रही थी, और उनसे तो बहुत उम्मीद भी लग गई थी वहां पे। तो बस शेमलेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड सरप्राइज इसलिए नहीं था क्योंकि अनुसुईया सेनगुप्ता ने बहुत अच्छा काम किया, फिनोमिनल। बट हैरानी ये हुई कि इतने सालों बाद, लाइक 77 साल बाद इंडियन एक्टर को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो वो सोने पे सुहागा, उस फिल्म में बिलीव करना, उसको आगे बढ़ाना, और फिर उस ऐसे एक्कोलेड्स लेके आना, ये अपने आप में एक चमत्कार था। एंड एज लाइक द डायरेक्टर कॉन्स्टेंटीन सेज, उनको भी नहीं, मतलब he didn't plan all this। ये जब आप फिल्म बाहर छोड़ देते हो और वो क्या क्या करके आती है और क्या कर लेती है ना, तो उसकी अपनी लेग्स हैं। बिल्कुल, और वो ही हुआ। सो बहुत अच्छा लगा। तो जब आप ने डिसाइड किया कि आप बेसिकली आपका रोल इस सारे प्रोजेक्ट में किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? फिल्म को गैप फाइनेंसिंग की जरूरत थी। दे वर वांटिंग टू कंप्लीट द फिल्म, दे वर एट अ सर्टेन स्टेज वेयर देयर वाज फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, एंड लाइक आई सेड कि हिंदी स्पीकिंग फिल्म थी और इंडियन प्रोड्यूसर नहीं था, तो मेरा काम था फाइनेंसिंग इकट्ठी करना ताकि वो लोग अपनी फिल्म कंप्लीट कर सकें, और प्रोड्यूसर को ढूंढना, और वो किया। और इंडिया के लिए बैनर, मतलब इंडिया टेरिटरी के लिए बैनर ढूंढना, तो वो मैंने किया। और उसके बाद में जितना भी प्रमोशंस है, और अब जब इंडिया में फिल्म आएगी तो जो भी काम होगा, फिलहाल तो फिल्म अभी फेस्टिवल्स जाएगी, अभी तो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं बिफोर इट मेक्स अ ट्रेडिशनल रिलीज। अमेजिंग। अच्छा, एक मैं असल में डेप्थ में बाद में जाना चाह रहा था, लेकिन हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो, और आपने रिलीज की बात की कि इंडिया में भी रिलीज हो रही है और वो ग्लोबल रिलीज भी होगी मेन स्ट्रीम सिनेमाज में और सब तरह से, तो आपको लगता है कि LGBTQ जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं इतने ओपनली इंडिया में? सर बिल्कुल है। अच्छा। और आज से नहीं, हमारे मतलब अभी तो बहुत ज्यादा इतिहास हो गया। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ। मैं जब अपने जॉब में थी तो 1971 की फिल्म है बदनाम बस्ती। इट इज एक्चुअली पेक्ड एज द फर्स्ट LGBTQ फिल्म ऑफ इंडिया। अवॉर्डेड है उसको, वो रेस्टोर हो रही है जर्मनी में, और NFDC के पास बहुत ही जल्द आने वाली है, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू री रिलीज इट। तो ऐसा नहीं है कि कुछ फेजेस आते हैं कि लोग फिल्म ही नहीं बनाते और कुछ पता नहीं चलता कि भाई कौन सा टॉपिक आजकल चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। बट अब तो LGBTQ को लेके बहुत सामान्यता है, मतलब इतना काफी एक्सेप्टेंस है। अमेजिंग। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर द सक्सेस जो आपको मिल रही है आपकी फिल्म पे। और थोड़ा सा हम पीछे आते हैं क्योंकि आप खुद जो हैं वो एक हार्डकोर बॉलीवुड पर्सन रही हैं। 20 साल से आप फिल्म और टीवी के लिए मुख्तलिफ रोल्स में काम करती रही हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में हमें बताइए। हमारे ऑडियंस को जरूर इंटरेस्ट होगा इसको बात को जानने के लिए। So yes, मतलब honestly speaking 360 डिग्री जिसको बोलते हैं, I've become a studio myself, I think। प्रोडक्शन से स्टार्ट किया, असिस्टेंट डायरेक्टर किया, डायरेक्टर बनी, एक दो अवार्ड्स भी मिले, फिर प्रोड्यूसर बनी, फिर शॉर्ट फॉर्मेट्स छोड़ा, लॉन्ग फॉर्मेट्स में आई। लॉन्ग फॉर्मेट्स में बॉलीवुड बहुत पसंद आया क्योंकि दैट्स मतलब सबकी तरह, आई एम अज्यूमिंग आपकी ऑडियंस की तरह, आई मीन आई एम आल्सो हार्डकोर। एब्सोल्युटली, वी ऑल आर। एक्सपोर्टर भी यही रहा बचपन से, मतलब वर्ल्ड सिनेमा वगैरह देखा, थोड़ा अलग लगा, इंट्रीगिंग था, लेकिन हमारे यहाँ कोई पढ़ाई नहीं थी उस टाइम पे। एटलीस्ट एक कॉलेज में हमें पढ़ाए। FTI में मेरा क्या बोलते हैं, एडमिशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस साल 0 ईयर डिक्लेयर हो गया, और जामिया में सिर्फ 35 सीटें थी। वो तो पता नहीं किसको मिलती होंगी, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो नहीं मिली। एंड सेल्फ एजुकेट करना पड़ा अपने आप को व्हाइल बीइंग ऑन द जॉब। वो जर्नी बहुत टफ थी। बहुत अच्छे लोगों के साथ सेट पे अगर आप काम करें ना साल, तो आपको लोग ऐसे फ्री में बता जाते कि ये फिल्म देखी, उसका कैमरा देख, ये फिल्म देखी, उसमें लाइटिंग देख, साउंड देख। और वो पकड़ती रही मैं, और वो मैं कलेक्ट करती रही और देखती रही और सुनती रही, और फिर इंटरनेट भी आ ही गया।
सही। और फिर थोड़ा एक्सपोजर और नॉलेज और मिलने लगी। और फिर जब कहते हैं ना कि जिधर आप फोकस कर लो फिर कायनात उधर ही चल पड़ती है। तो इफ यू डिसाइड कि अब आपको ये वाली फिल्में करनी है तो आप उधर ही चढ़ जाते रास्ते हो, खुलना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल। तो देन आई स्टार्टेड विद व्हाट UTV व्हिच इज नाउ डिज्नी इन इंडिया। उधर मैंने 4-5 साल काम किया। उसके बाद में सहारा वन मोशन पिक्चर्स में काम किया और वहां पे मेरी फिल्में जो जिन पे मैंने सबसे पहले काम किया था, ये हनुमान एनिमेशन फिल्म, ब्लॉकबस्टर, मधुर भंडारकर की कॉर्पोरेट कमर्शियल सक्सेस, अच्छा। एंड मालामाल वीकली ऑफ प्रियदर्शन, अनदर ब्लॉकबस्टर। और उसके बाद में जब वायाकॉम इंडिया आ ही रहा था तो हम लोग फाउंडर मेंबर्स थे, हमने वो कंपनी स्टार्ट करी और पैरामाउंट की लाइब्रेरी मिली, उनकी सारे मूवीज देखने का मौका मिला, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स असेंबल किए। तो सिंग इज किंग, नमस्ते लंदन, पता नहीं कितनी सारी तो फिल्म थी, वेलकम, गोलमाल 2, और ये सब कर करके आई थिंक एक बात पता चली कि जो बड़े एक्टर्स की फिल्म होती है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, बहुत मुख्तलिफ, उनकी माउंटिंग अलग होती है, उनका एक प्रेशर अलग होता है, यू नो। उनके लिए तो कैलेंडर बन जाते हैं कि कौन सी तारीख, कब, कैसे, कहाँ, किसके पहले, किसके बाद, और ये सब। और उन दिनों में मुझे बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और राइटर्स मिलने आया करते थे और बोलते थे छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है। और हम लोग, मतलब मैं तो ये सोचती थी कि कहाँ फिट करते हैं ये इनको, मतलब ये कैसे होती हैं ये फिल्में। एंड लाइक आई सेड, आई मीन व्हेन यू सेट योर पाथ तो वो अपने आप रास्ते खुल जाते हैं। एंड आई वाज ट्राइंग टू मेक माय ओन फिल्म व्हेन आई चांस्ड अपॉन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड NFDC, यू नो, व्हिच पायोनियर इन इंडिपेंडेंट सिनेमा। मतलब वो कंपनी तो लोग बोलते होंगे, मेरे लिए तो इट्स अ इंस्टीट्यूशन, यू नो। तो वहां मैंने देखा कि कुछ मुद्दा है, कुछ छोटी सी बात है। मतलब मैंने वहां वो सिनेमा देखा, एक बिजली अगर घर में कट जाएगी तो एक आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओमपुरी साहब की एक फिल्म। एक डॉक्टर की मौत देखा, और एक दिन अचानक देखा कि अगर एक पिता अपने घर से गुम जाए तो उस फैमिली, वो 24 घंटे में क्या क्या सोचते हैं। एंड सच एन इंटरेस्टिंग फिल्म, यू नो, दैट इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स। एक दिन अचानक के घर वाले भी सोचने लग जाते हैं कि मतलब वाज देयर समथिंग रॉन्ग, ये मतलब फादर के बारे में। सो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि फिल्म्स आर वेरी इंटीमेट इन इंडिपेंडेंट सिनेमा, दे आर वेरी पर्सनल, they are you know, if they have humor they have a reason, if they have a conflict they have a very strong reason। 40 लोगों को हवा में नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन यू नो अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ रोज लड़ रहे हैं। कभी कभी तो सिर्फ सर्वाइवल स्टोरीज हैं, कितनी सारी तो इंडिपेंडेंट सिनेमा में कभी कभी आप बीतीज हैं, कभी इमिग्रेशन स्टोरीज हैं, कभी टॉपिकल है, पॉलिटिकल है, सिचुएशनल है। तो वो सब देखा तो मुझे लगा कि हाँ, यू नो, दिस इज व्हाट लाइफ इज एक्चुअली, यू नो, देयर इज escape entertainment cinema and there is something that you need to face sometimes। and ये फिल्में करते करते, you know, to be able to recognize Shameless was a no brainer for me, because it's also a thriller. It actually, you know, comes in a genre film also, which is not very difficult to pass, but yes, it takes courage to make these kind of films, you know। मैं decide किया कि I wanted to support such filmmakers because I could do it in my position, I could do it with my experience, I could do it because I have inclination for it, and there is a you know, honesty that comes with that those films, and it matches with my you know, my integrity। मुझे भी लगा कि अरे कुछ किया तो इनके लिए किया, you know, इनका सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत ही अलग होता है, इनको 6 साल लग जाते हैं एक फेस्टिवल में ओपनिंग लगने में, और जब लगती है तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई बर्लिन में आपको अवार्ड मिल जाए या कोई फिल्म को बहुत सराहा जाए तो उसकी सेल्स हो जाएगी उसी समय खड़े खड़े, या फिर बायर्स की लाइन लग जाएगी। वो एक अलग स्ट्रगल है, यू नो। लेकिन यही कुछ जर्नी रही, और आइडिया ये है कि मेरे जैसे लोग पैसे ना गवाएं तो ज्यादा अच्छा है। एंड आई टेक माई कमर्शियल ब्रेन and put it in, you know, independent cinema and come up with a mix where we get good films and yet money is on the table। मतलब ऐसा ना हो तो प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कॉमर्स दोनों साथ में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई कम फ्रॉम दैट यू नो मिक्स, और मेरे को वही फिल्में सूट भी करती हैं, वेयर आई कैन सी लिटिल होप कि ये
ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। यहाँ पे फाइट मारी तो रिकवरी भी है और थोड़ा सा प्रॉफिट भी है, तो ये हो सकता है। And I think all the films that I worked on NFDC also, prove that really. I put the money back, whatever, was taken by the organization. So yeah, those were my little successes. So it's time to champion it finally. Okay, how do you assess that balance? कि इसमें जो है आर्ट भी बहुत स्ट्रांग है, यानी जो स्टोरी है बहुत अच्छी है, या इसको नॉन कमर्शियल वे में बताया जा रहा है, यानी स्केपिज्म सिनेमा वाली साइड पे नहीं जा रहे हैं, और दूसरी इसमें पैसा भी बन सकता है, तो ये आप कैसे असेस करती हैं, कैसे इसको डिसाइड करती हैं? आई थिंक बातें तो बहुत सारी होती हैं, स्क्रीन प्लेस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं आपको पता चलता है कि वो किस तरह बताना चाहते हैं ये बात। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल क्या दूं, मुझे अभी याद ही नहीं आएगा, बट मिर्जा गालिब की पोएट्री में आपको कभी सार्काज्म, कभी ह्यूमर, कभी सीरियसनेस दिखा होगा। फिल्मों में भी ऐसा ही है, वो डायरेक्टर बताता है कि वो किस तरह बताएगा। तो कभी कभी एकदम फ्लैट फिल्म बना के, सीधी सीधी बना के इतना मजा नहीं आता, लेकिन एक छोटी सी बात को अगर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करके, थोड़ा घुमा के, थोड़ा कैरेक्टर से बताया जाए, बिल्कुल। हाँ, और टू बी एबल टू पुट कैरेक्टर्स, जो हम लोग सब बैठे हो तो हम बोले ये वाला तो मैं हूँ, और ये मेरी मम्मी है, और ये मेरे साथ हुआ, और ये ऐसे बंदे को तो मैं भी जानता हूँ, क्या रिलेटेबल कैरेक्टर्स। तो अगर वो हो जाए ना थोड़ा बहुत, और अगर आपका वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए, साल अगर कोई फ्रेंच आदमी और जर्मन आदमी एक आदमी को लुंगी में, बनियान में या फार्मर के रूप में देख के एसोसिएट करने लग जाए, तो ये तो अपने आप में ही मैजिक नहीं है? मैजिक ऑफ सिनेमा, ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो वो अगर दायरे क्रॉस कर दे, व्हाई डू यू थिंक फिल्म विल नॉट मेक मनी? रिलेटेबिलिटी ही तो ढूंढ रहे हैं, कनेक्शन ही तो ढूंढ रहे हैं, कहीं जाके फंसी जाए फिल्म और फिर पैसे आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये वैसे आपको ये जो इसका जो सीक्रेट रेसिपी है और सॉस जो है वो आपके हाथ लग गई है, मुझे लगता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और ये बताइए कि जब आप कहानियां सुन रही होती हैं, या कहानियां किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, किसी फिल्म को बनाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बड़े स्टार्स के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, तो वो बिल्कुल स्टोरी ही डिफरेंट होती है, आपका पूरी थिंकिंग पूरी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आप उस स्टार को भी बिल्ड कर रहे होते हैं साइट में, जो स्टोरी होती है उसके अराउंड प्रॉब्ली सराउंडिंग में बिल्ड हो रही होती है, उसके अराउंड बिल्ड हो रही होती है। तो जब आप नॉर्मल कहानी सुनती हैं जिनसे जो आपको ज्यादा इंस्पायर करती हैं, तो उनमें क्या चीज होती है जो आपको डिसाइड करने पे मजबूर करती है कि मैं अब ये इस पे काम करना चाहती हूँ, इसको बनाना चाहती हूँ? वेरी ऑनेस्टली अ वेरी क्लीशे रिप्लाई, अगर मेरे साथ ही नहीं कनेक्ट करेगी फिल्म तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर मैं ही सुन करके एक्साइटेड नहीं हो रही हूँ, और अगर आधी पौनी फिल्म मेरे बैकग्राउंड, मेरी फैमिली या किसी को, मुझे लग रहा है किसी को भी समझ नहीं आएगी, और मतलब हम तो इतने लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमें ये भी पता है कि वहाँ, तो आई थिंक इफ इट फेल्स टू मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी बिलीव, मेक मी फील, मेक मी बाय इनटू द मिजरी, और मेक्स मी फॉल इन लव विद द कैरेक्टर। और मजे की बात ये है कि आई एम ऑल्सो अ डायरेक्टर, मैं अब लाइफ में स्क्रीन प्ले पढ़ना पसंद करती हूँ, बिकॉज नरेशन में बहुत सारी चीजें मिसलीडिंग होती हैं। नरेशन शूट तक नहीं पहुंचता है, स्क्रिप्ट पर पहुंचती है, तो वो बहुत जरूरी होता है कि जो लिखा है अगर पेपर पे नहीं आया, बहुत पुरानी कहावत है, इफ इट्स नॉट ऑन पेपर इट विल नेवर बी ऑन स्क्रीन। तो वो मैं देखती हूँ अब के स्क्रीन प्ले कैसा लिखा है। मैं तो मीटिंग भी नहीं देती हूँ और सुनती भी नहीं हूँ सिनॉप्सिस या कोई लॉग लाइन भी, मतलब पिच करना चाहे, जो कि आजकल हो रहा है। मेरे को तो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, पता नहीं इंस्टाग्राम पे लोग पिच कर रहे हैं आप विश्वास ही नहीं करोगे। और बड़ी मुश्किल से लोगों को बोलना पड़ता है कि स्क्रीन प्ले से बात शुरू होगी, तो अगर कुछ लिखा है तो बताइए। तो एक बारी एक सेंस आ जाती है, स्केल क्या है, स्केप क्या है, स्कोप क्या है, कैसी दिखेगी, कैसी बनेगी, कैसा फील होगा, और कहाँ तक बात जाएगी, डेप्थ है कि शैलो है, कुछ कहने वाली नई बात है। और मैं एक थोड़ा सा ये जरूर मानती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ यूनिक ढूंढती रहती हूँ, और
पढ़ने के बाद भी थोड़ा ढूंढ ढांड के इधर उधर से देखती हूँ कि कोई ऐसी फिल्म या कुछ ऐसा कुछ बना है क्या। 90% ऑफ द टाइम वैसा कुछ बना हुआ होता है पहले भी। लेकिन कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि सेम स्टोरी भी इतनी यूनिकली कोई बताता है कि आपका मन करता है कि अरे 2024 में ये भी देखते हैं। तो यू नो तो अलग अलग तरीका है, बट मोर ऑफ अ गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट बोलेंगे। एक टाइम के बाद में तो वही काम आता है। बिल्कुल सही है, सारे मतलब लॉजिक तो experience पता है। नहीं कहाँ से जाते हैं। अच्छा, आपकी अपनी अगर जिस तरह कहीं के फेवरेट जॉनरा कौन सा है, अगर आपको सिलेक्शन चॉइस दी जाए कि ये 3 जॉनरा से किसको आप pick करें? होपलेसली, मतलब क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था। मतलब रोम कॉम जिसको कहते हैं ना, जिसको पले बड़े हैं, मतलब जो रोम कॉम्स ऑल द वे, सही ऑल है। द वे, एंड गॉट इनटू कॉमेडी। फिर एक मतलब एक बीच में आया कि कॉमेडी भी यू नो इज अनदर जॉनर। I definitely enjoy all the action thrillers and stuff like that. But if the violence is justified, हम्म, which it is in Shameless, हम्म। I will not shy away from that brutal अच्छा। violence. अभी जो रिसेंट ट्रेंड है इंटरनेशनल भी, अब मैं इंडिया में भी देख रहा हूँ, बॉलीवुड के अंदर भी वो उसको किया जा रहा है। एनिमल थी कि बहुत वायलेंट हाँ। फिल्म थी, और उस तरह का जो ब्लड एंड गोर और जो इतनी शदीद किस्म की जो एक्शंस होते हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे। तो आप क्या इनसे एग्री करती हैं? डू यू लाइक इट? और अगर आपकी कोई फेवरेट फिल्म हो जो रिसेंट टाइम्स में आई हो, जो कि बहुत ही गोरी हो, बहुत ज्यादा एक्शन हो उसमें? मैंने ना ये थोड़े दिन पहले ही सुना है कि earlier the man was a social animal, और अब तो वो सोशल भी नहीं है, सिर्फ एनिमल है। सोशल ठीक ही नहीं है। हम्म, और मतलब एवोल्यूशन है एक इमोशंस का। हमने सोचा नहीं था कि जो 70s में अनएम्प्लॉयमेंट की स्टोरियां हैं, जो 80 में प्यार मोहब्बत और प्यार करने वालों को जुदा करने का जो जॉनर था, जो 90s जालिम का- समाज, या जालिम समाज, यस। और 90s में म्यूजिकल, मतलब 19 से 20 गाने, 16-17 गाने, और बस नाच- 20-25 ड्रेसेस चेंज इन वन सॉन्ग। हाँ, करेक्ट, या वो ट्रेंड चला। और ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स। और 2000 में एक अलग लैंग्वेज आई। मैं कभी कभी साल ऐसा सोचती हूँ कि हमारे पेरेंट्स और हमारे से जो 1-2 जनरेशंस बड़े हैं, वो हम्म। कॉलोनाइज्ड इंडिया में पैदा हुए थे। बिल्कुल। एक बर्डन था उनके ऊपर, और एक ना टू डू लिस्ट छोड़ के गए होंगे, कोई यहाँ पे कहीं लिख दिया होगा कि ऐसे ऐसे जिंदगी जीते हैं तो इसको सक्सेस बोलते हैं। जो ये जनरेशन है ना, उनके पास कोई प्लेबुक नहीं है, राइट। और वो रेफर भी नहीं करेंगे, ठीक है। और उनको गुस्सा है। अब वो जमाने नहीं रहे कि वो श्रीदेवी और हेमा मालिनी दे आर गेटिंग एंग्री, तो मतलब वाया विमेन गेटिंग एंग्री, वो सब नहीं। अभी इन लोगों को ये सब बैकग्राउंड बर्डन नहीं चाहिए। तो और जो इनके अंदर है, दे शुड हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस। राइट। लकी इनके ऊपर रिश्तेदारियों और सोसाइटी का प्रेशर भी नहीं है। दे कैन इजीली बॉयकॉट एनीबॉडी एंड स्टे अलूफ, यू नो। तो इस दौरान ऐसी फिल्में ही आएंगी अच्छा, कि मुझे क्योंकि अब लगता है कि इनको मोहब्बत में यकीन नहीं रखते। आप समझती हैं कि नई जो जेनजी है या जो उससे पहले की जनरेशन है, वो तो उनको तो आजकल बहुत पहले ही मोहब्बत हो जाती है। जो उनकी डेफिनेशन है मोहब्बत की, उनको तो अच्छा। बहुत बार मोहब्बत हो जाती है। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी लव टू डाई फॉर एनीमोर, बिकॉज देयर इज नथिंग अनअटेनेबल एनीमोर। एवरीथिंग इज बात करके भी समझाया जा सकता है। पहले वो सब तरीके ही नहीं थे, वो सारे रास्ते भी नहीं खुले थे। अभी तो बहुत यू नो कुछ हो गया है। पहले कितना सुनते थे कि पेरेंट्स ने बहुत बच्चे इंटरेस्टिंग बात कर रही हैं। बिल्कुल, हाँ। ऑनर किलिंग है, या बच्चे गवाए हुए हैं अपने, यू नो, और बच्चों से बात नहीं करी है 25-25 साल, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए। आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं। आजकल बिना शादी करे हुए बच्चे भी बाहर ही चले जाते हैं। पेरेंट्स से कहाँ मिलते हैं, कहाँ बात करते बिल्कुल हैं। बस ये, तो अच्छा, पेरेंट्स में एज वेल एक्सेप्ट कि जो कर रहे हैं वो करते रहे, पास तो रहेंगे, बात तो करेंगे, थोड़ा बोलचाल तो रहेगा, वरना क्या होगा। राइट। तो अच्छा, आप कॉमेडी पे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई खुद लिखें या डायरेक्ट करें कोई कॉमेडी फिल्म? आई थिंक करनी भी चाहिए। आपने मुझे बोला और मुझे हंसी भी आ गई, क्योंकि है एक की स्टोरी, एक काम बहुत कर रही ही हैं? अच्छा। हाँ, आनी चाहिए।
It's quite crazy. The good thing about comedy is, of course, you know, theatrical के लिए एक बड़े एक्टर, बड़े फेस की जरूरत होती है, बट कॉमेडी को वो बर्डन थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज यू नो देयर आर अदर थिंग्स वर्किंग इन द फिल्म. तो मुझे वो वैसे भी जॉनर बहुत पसंद है कि चाहे मान लो पोस्टर में कोई भी हो, इवन द पोस्टर मैन इज गोइंग टू अग्री कि आई वाज, बिकॉज दीज वर, यू नो, उनके साथ में जो कमरादरी बनती है, मतलब हेरा फेरी एंड ऑल, नोबडी कैन फॉरगेट. It cannot be called one person cinema, or you know, of course there's a central character, but you know, everybody remembers all three of them. And so yes, I'll be more than interested. और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं फेस्टिवल्स में जाके भी कॉमेडी फिल्में ढूंढ लेती हूँ. अच्छा, एक सरप्राइजिंग बात मुझे उम्मीद है कि और बहुत से लोगों को भी होगी कि फेस्टिवल्स में क्या कॉमेडी फिल्म्स भी होती हैं, क्योंकि हम तो फेस्टिवल का मतलब तो समझते हैं कि डार्क, डिप्रेसिंग, रोती धोती, स्लाइस ऑफ लाइफ, इस तरह की फिल्में होती हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी होती है. एनिमेशन होता है, कॉमेडी खुलने की 2-3 स्पेसेस तो होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स में दिख ही जाता है, एनिमेशन में एक्सप्लोर किया ही जा सकता है. फिक्शनल फॉर्मेट में बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. बट अगर हम ये बात करें कि लाफ आउट अलाउड, तालियां मार मार के अगर हम हंस रहे हैं, लेट्स गेट वेरी रियल. हम एक दूसरे के जोक्स को लेके भी इतना सब्जेक्टिव है. माई जोक दैट आई विल यू नो बी एबल टू टेल मे नॉट इवन बी एबल टू क्रॉस माई स्टेट, फॉरगेट माई कंट्री. तो कॉमेडी इतना भी आसान नहीं है. यूनिवर्सल जोक्स बहुत कम है, मतलब बहुत कम है यूनिवर्सल जोक्स, यू नो. कुछ प्राइम मिनिस्टर्स और कुछ मिनिस्टर्स की फोटोज पे हंसा जा सकता है, मे बी कॉमनली अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इसके बियॉन्ड नुआंसेस, वर्ड्स, यू नो, पंच पॉइंट्स, वो सब अलग रहते हैं, पंच लाइन सबके. तो वो बनाना बड़ा मुश्किल है, बट उसमें भी बहुत सारी, मतलब हॉलीवुड ने तो बनाई हुई है. फेस्टिवल फिल्म में यू विल स्माइल, यू विल लाफ, देयर आर सेक्शंस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि few rows are laughing but I'm not, and you know, there are films that I see where I'm sobbing but nobody is. तो वो एक बहुत सब्जेक्टिव भी है, वो आर्ट है, जरा आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है जो भी देख रहा है उसे. तो ये बात भी है. और कॉमेडी के बारे में जैसे आपने कहा कि बहुत मुश्किल होता है इसको बनाना, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का. कि आप एक्शन को, ड्रामा को, किसी भी चीज को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कॉमेडी को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है. आइदर इट वर्क्स फॉर यू और इट डज नॉट एट ऑल. जबरदस्त है. तो आपकी अपनी फेवरेट कोई ऐसी फिल्म्स हैं जिनको आप रिकमेंड करें हमारे व्यूवर्स को या मुझे कि हमें देखनी चाहिए कॉमेडी फिल्म जो आपकी बहुत फेवरेट है? आई थिंक मालामाल वीकली 1 तो देख ही लेनी चाहिए. सही है. ऑफ कोर्स हेरा फेरी रिविजिट करने लायक है, सबने. अब हंसी नहीं आती, लेकिन ऑल टाइम फेवरेट जाने भी दो यारों है. अच्छा, आपको हंसी नहीं आती? मुझे अभी भी अच्छी लगती है वो. हम लोगों को भी अच्छी लगती है साल, पता है. लेकिन मैंने ना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया. मैंने उसकी ना बड़ी सारी एग्जीबिशन और बड़े सारे शोज करे हुए हैं. यंगर जनरेशन को टॉपिक ही नहीं समझ में आया, मतलब उनको यही नहीं पता कि इसमें सटायर क्या है, मतलब व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द बैकग्राउंड, इसमें फनी क्या है. बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मतलब बिल्कुल भी. मैं आई एम टेलिंग यू, मतलब लोग हंसे ही नहीं, हिले ही नहीं बिल्कुल भी. यंगर जनरेशन जस्ट डजंट फाइंड इट फनी टिल उनको कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, जो कि उनको नहीं पता था. ओके. मेरे को तो मुझे चालबाज अभी भी फनी लगती है, श्रीदेवी, बिकॉज शी वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टर्स. मुझे लगता है कि उसमें काफी ह्यूमर था. एंड ऑफ द हैट और कौन सी फिल्म है, मुझे अभी नाम ही नहीं याद आएगा, बट राइट, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे एकदम. चलिए, कोई मसला नहीं है. अगर आपको एक फिल्म बनानी हो जो आपका आइडियल प्रोजेक्ट हो, उसमें आपने सेलेक्ट करना है डायरेक्टर, राइटर और 2 एक्टर्स लीड्स जो हैं, हीरो और हीरोइन. मेरी दुकान चालू होने से पहले बंद हो जाएगी. नहीं बताए ना, अगर मैं नाम वाम लेने लग जाऊं. नहीं, ये एक हम ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है. आप वाकई कोई नहीं बनाएंगे. But that will look like the person is my favorite director, but frankly, director without a unique story also, you know, they come down. You know, कितनी उम्मीद होती है कि इस डायरेक्टर की फिल्म देखनी है, उम्मीद डायरेक्टर से ही होती है कि इसकी अगली फिल्म देखनी है, बट कभी कभी इट डजंट वर्क, यू नो. सो टेकिंग अ नेम ऑफ समबडी एंड देन यू नो इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि वो मेरे बहुत फेवरेट है, बट ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है कि यू नो टू बी एबल टू यू नो आइडियलाइज अ डायरेक्टर. बहुत मुश्किल रहा है.
जैसे ही मैं उनकी फैन बनने लगती हूँ, चौथी पांचवी में कुछ कबाड़ा हो जाता है। जैसे ही दूसरी तीसरी अच्छी बनती है, फिर एक और कुछ अजीब सी बन जाती है। सारे जो मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे कंप्लीट डायरेक्टर जो है वो स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, जिन्होंने हर जॉनरा में फिल्में बनाई हैं और कमाल कर दिया है। और जब मैंने सुना पहली बार कि वो जुरासिक पार्क और जो उनकी दूसरी फिल्म थी जर्मनी में जो बनाई थी शिंडलर्स लिस्ट, वो साइमल्टेनियसली शूट कर रहे थे। इट ब्लू माय माइंड, लाइक ये अनबिलीवेबल है, किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस तरह की दो डिफरेंट चीजें। और ये था कि जो जुरासिक पार्क थी वो भी ऐसी नहीं थी रन ऑफ द मिल कॉमेडी या एक्शन या फैमिली फिल्म। वो एक ऐसी फिल्म थी जो कि जॉनरा डिफाइन थी, जो पहली बार उसमें टेक्नोलॉजी इस तरह से इस्तेमाल की जा रही थी, सब कुछ बहुत नया था। उसके बावजूद वो दो काम ऐसे बना सकते हैं एक साथ, तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है। लेकिन उन्होंने भी इस तरह के टर्कीज दी हैं जिनको देख के यकीन नहीं आता कि उन्होंने ही डायरेक्ट की हुई है। तो आर्टिस्ट जो है मेरे ख्याल में उनका तो ऐसे ही है, इंसान है ना, जाहिर है, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखता है। वो हमने उनको वहां बिठाया हुआ है क्योंकि उनका टैलेंट इतना इमेंस है और इतना जबरदस्त है। बिल्कुल सही है। तो आप कोई ऐसी बात कहना चाहें नए जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग हैं या राइटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं ऐसे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, इसमें कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको यहाँ पर इस फील्ड में एंटर होने के लिए? फिल्म मेकिंग के लिए एडवाइस तो कोई दे ही नहीं सकता। द ओनली थिंग दैट आई कैन टेल एनीबॉडी इज गो मेक अ फिल्म एंड मेक योर मिस्टेक्स, और जल्दी कर लें उतना ज्यादा अच्छा है। जल्दी सीख लेंगे। Don't think making a film out of a mobile is going to be a film. जो reels हैं, जो short content है, जो ये handy films हैं and all of that, of course we call them film. But cinema का एक अलग language है। अगर आपको मास लेवल पे या एक मैजिक देखना है कि जो आपने एक बात कही और वो हजारों लोगों को एक ही बारी में समझ में आ जाए और वो अट्रैक्ट भी हो जाए आपकी फिल्म से, उसको सिनेमा बोलते हैं। और उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। सो कीप मेकिंग फिल्म्स। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मैं तो जिस दिन मैं बनाऊंगा उस दिन मैं बना ही लूंगा, अब तो मुझे ये सब आता ही है। बट गो टेक अ कैमरा, मेक अ फिल्म, शूट विद योर लोकल मतलब अपने फैमिली फ्रेंड्स, लोकल लोगों के साथ बनाओ। ऑल्सो गेट अ स्क्रिप्ट इन प्लेस। इफ इट्स नॉट ऑन पेपर इट वोंट बी ऑन स्क्रीन। कुछ मतलब शॉर्ट कंटेंट तक तो आप बना लोगे। इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर इफ यू आर डूइंग अ 15 शॉर्ट फिल्म या आपके हेड में शॉर्ट की फिल्में बनानी है। बट अगर आपको किसी को फॉलो करना है, डिस्कवर करना है, कुछ जर्नी वो अटैच करनी है, तो टेक अ कैमरा, टेक अ टीम, like take one more friend with you and do that. And YouTube is such a fantastic format. You can just put it out there. There's a very cool saying, that फिल्म तो बन जाएगी, मतलब उसकी ऑडियंस वो अपने आप ढूंढती है फिल्म। मतलब इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि कौन देखेगा, कैसे देखेगा। I totally agree with that. घर पे दिखा दो, अपने डिनर पे करते समय बोलो आज का जो डिनर है वो मैं अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ। बट जस्ट डू इट, हैव द करेज। 90% ऑफ द पीपल टॉक अबाउट मेकिंग फिल्म्स बट दे डोंट मेक फिल्म्स, एंड द 10% really do struggle तो बहुत है, just like any other profession. But go make a film. Make a fun film, and if it tickles you or if it makes you cry or if it makes you feel anything, then trust me it will multiply into millions instantly. तो वो faith आ जाएगा आप देख के। Amazing, क्या बात की आपने, जबरदस्त है। आप जो है, आपको देख के चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी तारीफ करना चाह रहा था, कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा था। आपको देख के लगता है जैसे आप कोई एक्ट्रेस हैं, आपकी शक्ल से मुझे कोई और याद आता है। कभी आपने ट्राई किया है, एक्टिंग की है या चाहती थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, कभी ऐसा था? नहीं, मैं आपको एक स्टोरी जरूर बता सकती हूँ। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बट जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी तो लोगों को लगता था कि बनने तो एक्ट्रेस ही आई है, मतलब बन रही है सिर्फ, हीरोइन बनेगी। नहीं बनेगी, मतलब लास्ट बाद में पता चलेगा हमें कि ये यहाँ पे ये करने आई थी। एक तो Sal, I have to admit, I don't know if it's arrogance or something, but pretty girls being bossy is not accepted, anywhere in the world. तो मैंने एक बार किसी को शूट वूट पे बोल दिया होगा, कुछ बोला कि तुम लोग ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। तो जब मैं जा रही थी तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हुए सुना कि शी इज वेरी बॉसी। तो उसके असिस्टेंट बोला फेल्ड एक्ट्रेस है।
लाइक आई होगी एक्ट्रेस बनने. That's a And good I one. thought- I like that. आई थॉट इट वाज सो फनी. मतलब मैंने तो कभी नहीं ट्राई किया है कुछ एक्टर बनने की या कोई ऑडिशन दे दियो यहाँ पे कहीं. ऑफ कोर्स आई फेस द कैमरा बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर. आप 50 बार बैकग्राउंड में या साथ में Of खड़े course. होते हो. Yeah. यू नो वो सारी चीजें मैंने बहुत करी हैं. मैंने हाँ. प्लेज करे हैं. मैंने कॉलेज में बहुत परफॉर्म किया है और Okay. यू नो जो भी करना होता है. Hmm. बट ऐसा कोई स्क्रिप्टेड एक्टर बनने की कोशिश नहीं करी. और एक गलतफहमी और हो जाती है कि जो गलतफहमी अच्छी है, सुंदर लड़कियों के काम जल्दी हो जाते हैं. अच्छा, तो हाँ वो एक एडवांटेज रही. वो तो होता है. आई टोटली लाइक आई अप्रिशिएट दैट कि आप एक्सेप्ट कर रही हैं. अच्छा, एज अ वुमन कभी चलते चलते अगर हम ये बात कर लें कि आपको कभी फील हुआ है कि आपका औरत होना या लड़की होना आपके लिए रास्ते में रुकावट बना है या लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं? बहुत बार. हुआ है? And I'll admit it, you know, as it is. I won't mince my words. I think when I also walked into the industry, I was straight out of college, and I don't think world was ready to get the, you know, to face, you know, female professionals and all of that. But मैं बहुत lucky थी. Advertising में आई. Advertising में सब कुछ accepted था. Advertising में मेरे टाइम लड़कियां औरतें अवार्ड्स कमा रही थी and it was very different. But motion pictures में, movies में, it was quite a difficult thing. एंड मैं आज भी फेस करती हूँ यू नो ये इश्यूज. मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है अभी भी यू नो सोसाइटी में औरतों को लेकर के. एक पावर है, एक थोड़ा सा पुश बैक है. मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो देयर वर जॉब्स दैट डिडंट, यू नो, कई बार ही होता है ऐसे कुछ कंपनीज में पीपल रियली टेक यू फॉर व्हाट यू आर एंड योर हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दैट. बट कहीं कहीं जब आपके इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहे हैं, आपकी पोजीशन ही आगे नहीं जा रही है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है. सेम लेवल पे और जूनियर लेवल पे आदमियों की ज्यादा सैलरी थी और मेरी नहीं थी. सो आई हैव डेफिनेटली फेस्ड दैट एंड आई हैव बीन वोकल अबाउट इट. I have, you know, shifted tables. I have turned tables on this topic. I have made a noise. I fought for a lot of girls. And all the organizations that I've worked with, I've been like a, you know, like a flag bearer for. And please trust me, this does not mean feminism at all. और मैं आपको कभी बताऊंगी, एक फिल्म तो मैं अपनी लाइफ में बनाऊंगी where I truly think that men are going through a very bad time because of the very empowered women. Yeah. And you know that story. And I feel bad for guys. But I think इतने सालों का ये सप्रेशन है, ये किसी दिन पलट गया ना गेम साल, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे बोलूं अपने मुंह से, लेकिन कितना बुरा होगा उस दिन आदमियों के लिए. मुझे भी सोच कभी कभी लगता है. बट आई एम सो सॉरी टू से ये आस्किंग फॉर इट. तो अभी तक तो फिर भी सब ठीक है, लेकिन एक टाइम बदल जाएगा और मेरे ख्याल से वक्त से डरना चाहिए. तो ये जो अननेसेसरी पावर प्लेज है ऑफिस में, ये जो अननेसेसरी यू नो, और कई बार तो ब्लेम किया जाता है कि लोग लड़कियों को हायर कर देते हैं बिकॉज दे आर प्रेफर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. सैड टू से, बट यू नो नोबडी एक्चुअली पुट्स इट ऑन रिकॉर्ड दैट दे आर मोर हार्ड वर्किंग, दे आर ट्रस्टवर्दी. 100%. You know, they put in so much more, and you know the way they balance their life and all of that. वो पॉजिटिव बातें नहीं बताई जाती. बोलते हैं अरे तुमको तो जॉब मिल गई, तुम तो लड़की हो और आधी पौनी अच्छी दिखती हो, तुमको तो इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा, प्रमोशन भी मिल जाएगा. थोड़ी काफी लूज टॉक होता है. बहुत लूज टॉक है ये. हाँ, ये बहुत ही ज्यादा. तो ऐसा सब मैं भी सुन के आई हूँ. बट आई थिंक मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई वॉज एबल टू गेट माई वे. I didn't even have to. मैंने बहुत स्ट्रगल नहीं मारा है लाइफ में. I have just stood my ground. और मेरे को इतना स्ट्रगल नहीं मारना पड़ा to get my point across because I think आप बहुत स्ट्रॉन्ग आप मिलके लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं. तो डेफिनेटली आदमियों की खासी शामत रही होगी आपके पूरी जर्नी के अंदर. और उन लोगों को मिलना जिनके साथ मैंने काम किया है. I must. अच्छा, आप जो है सबसे अच्छी बात जो आपने की है कि टाइम से डरना चाहिए, वक्त से डरना चाहिए, और कोई भी ऐसा काम ना करें कि वापसी पे फ्यूचर में वो वक्त आपके मुंह पे आके लगे और वही सब चीजें आपके साथ हो. मकाफात अमल हम इसे उर्दू में कहते हैं. और उससे
उससे बचना, डरना चाहिए, उससे खौफ खाना चाहिए। तो हमारे साथ हैं वंडरफुल अमेजिंग दीप्ति चावला और बहुत ही मज़े मज़े की बातें कर रही हैं। और दीप्ति, चलते चलते आई लाइक अप्रिशिएट योर टाइम और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप आई हैं। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फिल्म जो इतना कुछ इस वक्त अचीव कर रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी कोई कॉमेडी फिल्म भी हम देखेंगे, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की, कि वो भी एक कल्ट क्लासिक बन जाए। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और हमारे शो को देखते रहिए, कमेंट्स बताते रहिए कैसे, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। और ये फिल्म जो है बहुत जल्द पब्लिकली अवेलेबल होगी, जिसका नाम है द शेमलेस, और इस वक्त वो फिल्म फेस्टिवल में बहुत झंडे गाड़ रही है। तो जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।